हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आप लोग को जैसा कि पता है, हम लोग का चल रहा है मैकेनिकल का ड्रीम बैच फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ए एंड जे एग्जाम्स, राइट। एंड हम लोग जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर मैं बात करूँ, ये लेक्चर आपका 5th हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। एंड अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक का दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका 4th लेक्चर, क्योंकि जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर आया था वो इंट्रोडक्शन था। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे हमारा टॉपिक कौन सा, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। ये एक टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फ्रिक्शन वाला टॉपिक। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप लोग को पता है अभी हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। एक हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम। उसके थ्रू हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस का, अगर दो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस रहेगा उसका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम। उसमें हम लोग क्या किए थे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करके उसका जो डायगोनल है वो हमको क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। तो आज हम लोग कुछ अदर लॉ का देखेंगे, कुछ और हम लोग लॉ देखेंगे, कुछ और थ्योरम देखेंगे जिसके थ्रू आप नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नियम है, वो सभी लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। एंड हाँ, पहले तो मुझे एक याद आया कि एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे बनाने के लिए। आई होप सो जो बच्चा बनाया होगा बहुत अच्छा लगेगा हमको अगर कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट करके बनाया होगा और करेक्ट आंसर दिया होगा तो ठीक है। वैसे जो भी बच्चा सही करेगा उसको मैं कमेंट में या तो हार्ट दे दूंगा या फिर बता दूंगा कि इट्स अ राइट आंसर। उसी बेसिस पे आप सबको अंदाजा लगा लेना जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और इसका भी मैं हार्ट दे दिया हूँ जो बच्चा सही किया है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को जो लड़का ट्राई किया है। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया होगा और क्या आपका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का आंसर ये इसका सही हुआ या नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रिजल्टेंट के बारे में पूछा गया था कि आपको इसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या दिया गया है, सभी का सभी मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस है, बिकॉज सभी एक पॉइंट पे आके टच कर रहा है, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस नहीं है, तो पैरेलल फोर्सेस नहीं है और यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दो से ज़्यादा फोर्सेस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम आपको याद होगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही होता था। लेकिन हम लोग ये देखे थे कि इसमें दो फोर्स का यूज़ किए थे। एक मेरा फोर्स था इस तरह करके p लगता था, ठीक है, एक फोर्स, और एक लगा मेरा q, दो फोर्स। तो इसको हम लोग क्या करते थे, पैरेललोग्राम बनाते थे। इसका पहले हम लोग क्या करते थे, पैरेललोग्राम इस तरह करके बना लेते थे और इसका डायगोनल मुझे क्या देता था, रिजल्टेंट देता था। इसका डायगोनल रिजल्टेंट देता था और इस बेसिस पे r इक्वल टू मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा बेसिकली क्या है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। यानी कि जो आपका p फोर्स है और आपका q फोर्स है, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का, एक सेकंड, ये मेरा q लेंगे, इस q फोर्स के बीच का एंगल हम लोग थीटा लिए, यही मेरा क्या है, दिस इज योर कॉस थीटा, ये चीज़ मेरा था। तो हम लोग जब कंक्लूजन में बताया था, 3-4 ऑप्शन में बताया था जिस बेसिस से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसका एक पहला कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको याद होगा, उसमें हम लोग क्या किए थे, पी एंड क्यू दोनों फोर्स कुछ ना खास एंगल पे है, खास थीटा पे है। तो इस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 90 ले लेंगे, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, यानी कि पी और क्यू, यानी कि ये मेरा हो गया पी एंड ये फोर्स हो गया मेरा Q। अगर ये दोनों मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 90 रहे, इस केस में क्या होगा, कॉस थीटा की जगह में हम लोग 90 पुट करेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो पूरा वैल्यू कट जाता है। तो बचेगा ओनली क्या, रिजल्टेंट इक्वल टू बचता है मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा बचता है। तो भले यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो दो फोर्स मेरा है नहीं, तो इसको कैसे लगाएंगे। हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो मेरा P एंड Q है, तो P मेरा क्या है, बेसिकली देखो P आप देखोगे तो ये ऊपर तरफ जा रहा है। एक सेकंड, हाईलाइट से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे P फोर्स का बात करूँ तो ऊपर तरफ है, तो आपको पता है जो खड़ा रहता है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं और जो लेटा हुआ रहता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आप लोग को दिखाता हूँ, कौन सा कलर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, चलो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाता हूँ। तो Q जो है कैसा, मेरा वर्टिकल फोर्स है। एक सेकंड, Q मेरा क्या है, वर्टिकल है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज वर्टिकल फोर्स और दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। और मैं आप लोग को ये बताया था कि रिजल्टेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये भी रिजल्टेंट का तरीका। लेकिन जब पैरेलल फोर्सेस आ जाता, अब तो पैरेलल हो गया ना, मान लो ये Q है, तो अगर ढेर सारा
हॉरिजॉन्टल में फोर्स आएगा Q1 Q2, जैसे यहाँ पे ढेर सारा इस तरह आएगा और फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, तो उसको सबको जोड़ के एक फोर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और वर्टिकल में जितना लग रहा सबको जोड़ के अगर उसको मैं P में कन्वर्ट कर दूं तो P एंड Q ओनली बच जाता है वर्टिकल फोर्स, और सम ऑफ वर्टिकल और सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, और उन दोनों का यूज कर सकते हैं हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इसी फॉर्मूला के थ्रू, यानी कि आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के थ्रू, और उसी के थ्रू यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट टाइम ले रहा हूँ, 15 मिनट टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे मेरा जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे रिपीट में, जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा तब देखेंगे 1 घंटा में हम लोग 50-60 क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन यहाँ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं काफ़ी बेसिक से समझाऊंगा एक एक चीज़, और वैसे भी इतना टफ आएगा नहीं। ये एई का क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जेई का तो 2 को दिया रहेगा या फिर 1 दिया रहेगा, और आपको बोलेगा कि बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन का सेशन होगा। इस लेक्चर के बाद और एक लेक्चर आएगा, आई थिंक इसी लेक्चर के बाद यहाँ पे हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा पूरा प्रैक्टिस, लगभग 15-20-30 क्वेश्चन में लाऊंगा एजेई का रिलेटेड। आप देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यूनिट से, फिर इस टॉपिक से, दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाए, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो मुझे क्या करना है सर, पहले तो हमको इस फॉर्मूला में अगर मुझे लाना है, अगर मुझे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो सर जी मुझे पी एंड क्यू मतलब 2 फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगर कन्वर्ट कर देंगे तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि तभी जाके वो थीटा का वैल्यू 90 होगा और वो 0 हो जाएगा और पी एंड क्यू बचेगा। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल को पी मान लेंगे, सम ऑफ वर्टिकल को, फिर कुछ भी पी एंड क्यू को आप किसी को भी आप पी को हॉरिजॉन्टल मान लो फिर वर्टिकल मान लो, तो दूसरा को जस्ट अपोजिट मानेंगे, इजंट इट। तो चलो पहले ये सभी को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ एक फोर्स का कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपको याद होगा ना, इस तरह करके एक फोर्स हम लोग लिए थे, इसका रिजोल्यूशन कुछ अगर एंगल में रहेगा थीटा में, अगर इस तरह करके थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम लोग रिजॉल्व कैसे करते थे, एक मेरे इधर जाएगा और एक मेरा उधर जाएगा, जिसके साथ टच कर रहा है उसको हम लोग कॉस ले लेते थे, और जिसके साथ टच नहीं कर रहा उसको हम लोग साइन लेते थे। तो जिस तरह यहाँ पे एक फोर्स के साथ रिजॉल्व किया ना, यहाँ पे आपका 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 फोर्स दिया गया, तो सबको रिजॉल्व करना है हमको, इजंट इट। तो ये हम लोग प्रोसेस यहाँ करेंगे, पहली बारी बताएंगे, बहुत ही बेसिक से बताएंगे, क्योंकि हम लोग को आपको सिखाना है, ठीक है। देन हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में बनाते जाएंगे। चलिए तो चलो भाई इसको ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1 करके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बना लेता हूँ कि यहाँ पे एक मेरा पॉइंट, पहले इसी को मैं कॉपी करके ले लेता हूँ, क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्योंकि पिछला बार क्या किए थे, ये मेरा फिर ख़त्म हो जाएगा तो ड्रॉ करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ये मेरा पेस्ट हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई कलर एक ले लेता हूँ खास, चलो ब्लू कलर से मैंने ले लिया। 1 बाय 1 करके सारे का रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 8 न्यूटन जो है इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। और देखो ध्यान से ये अंदर की ओर जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन ये नहीं ले लेना कि आउटर डायरेक्शन नहीं लेना, ये अंदर जा रहा तो अंदर ही डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो 8 किलो न्यूटन को पहले तो हमें एक थोड़ा सा डार्क मुझे लेना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। 8 किलो न्यूटन, तो ये अंदर एक तरफ से आएगा, इधर से जाएगा, एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा, कोई अदर कलर मुझे लेना पड़ेगा। चलो शायद ये कलर सही रहे, हाँ ठीक है। तो देखो ये मेरा आ जा रहा है एक फोर्स, जो ये भी जाएगा, यही कौन वाला 8 किलो न्यूटन का भी रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाला में। तो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 एंगल टच कर रहा है, यानी इधर कॉस आएगा, तो लिख सकते हैं सर 8 cos 45, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला आएगा, तो वर्टिकल वाला आएगा ऊपर से इस तरह से कुछ करके आएगा, एक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 8, लेकिन आ जाएगा मेरा sin 45, ठीक है। चलिए 8 को हम लोग रिजॉल्व कर लिए। सेम इसी तरह सबको रिजॉल्व करेंगे। अब देखो मान लो 2 किलो न्यूटन वाले को रिजॉल्व करते हैं, तो 2 किलो न्यूटन वाले का मेरा हॉरिजॉन्टल वाला जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला में देखो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसी को कॉस लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो सभी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो सभी कॉस लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये भी हो जाएगा मेरा 2 cos 30, ठीक है। और वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल किधर जाएगा, ऊपर तरफ से आएगा, यानी यही आएगा, यहीं पे फिर आएगा, तो ये फिर से आएगा 2 लेकिन sin 30। चलिए अब बात करते हैं 20 किलो न्यूटन को रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं 20 किलो न्यूटन को रिजॉल्व करता हूँ, तो एक तो हॉरिजॉन्टल वाला आता है जो बना रहा 30, तो यहाँ आ जाएगा 20 cos 30, और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल किधर आएगा, इधर से आएगा। अब तो ये बनाएंगे तो ये कितना चल जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 20 sin 30 है ना, एक सेकंड यहाँ जगह नहीं मिल रहा है,
थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 20 sin 30। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं 10 वाला, 10 अभी बचा हुआ, 10 को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल का बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा है, तो हो जाएगा मेरा 10 cos 60, एंड यहाँ से आ जाएगा क्या मेरा 10 sin 60, तो यहाँ आ जाएगा मेरा यहाँ पे 10 sin 60 हो गया। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल हो गया। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, सभी जो मैंने रिजोल्व किया उसी फोर्स को लिखूंगा, बाकी फोर्स को नेगलेक्ट कर दूंगा, हटा दूंगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए। एक मैं पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे न्यू पेज ले लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, अब देखो जब आपको क्या करना है ना, इसको आपको रिजॉल्व करना है, सिर्फ रिजॉल्व वाला फोर्स को आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसी को फिर से और एक कॉपी कर लिया और देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं तो सभी को जो फोर्सेस है ये सभी को हटा देंगे अब हम, क्योंकि अब मुझे सिर्फ रिजॉल्व फोर्स से मतलब है। तो ये सभी जो भी रिजॉल्व फोर्स है ये सभी को मैं यहाँ पे रखूँगा। ये सभी एंगल उंगल जितना दिया गया अब उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ। ये सभी का सभी मेरा अब जो है वो हट जाएगा। ठीक है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, एंड ये भी आपका हट जाएगा। एक सेकंड, जो मेरा मतलब है, क्योंकि सभी को हम लोग रिजॉल्व तो कर ही लिए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हम लोग रिजॉल्व कर ही लिए। चलो मैं सबको हटा ही देता हूँ और सबको एक डॉट डॉट करके मिला देता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा, मिल गया। तो यहाँ से अब हम क्या नज़र आ रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और सिर्फ वर्टिकल है। जैसे ये सभी का सभी मेरा क्या है, दिस ऑल आर माई कि कौन सा फोर्स है ये बोलेंगे सर जी ये मेरा सम ऑफ हॉरिजॉन्टल है। एक सेकंड, ये एंगल छुप रहा ना कोई, एक सेकंड। तो ये सभी का सभी जो है मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं, ये कभी कभी हाईलाइट आता नहीं है, चलो नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये सभी का सभी क्या हो गया, ये सभी का सभी, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ जब नहीं ले रहा। तो ये सभी का सभी मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, और ये सभी का सभी मेरा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो अब सम ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालेंगे और सम ऑफ वर्टिकल निकालेंगे। तो चलिए वो चीज़ हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल और सम ऑफ वर्टिकल करेंगे। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालते हैं। तो निकालते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या मिल रहा है आपको, तो ये है, ये है, ये है और ये है। और देखो एक मेरा कुछ डायरेक्शन अपोजिट दोनों है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा 2 cos 30 का और 2 cos 30 का, ठीक है, 2 और 20 cos 30, तो ये कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग 10 cos 60 का और 8 cos 45 का, तो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट में जा रहा है। तो दो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, दो नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव नहीं लेंगे, या फिर इज इक्वल टू करके दोनों अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए मतलब समझ रहे हो ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, मान लो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 होता, तो अगर 0 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ना P1 माइनस P2। तो इसी तरह से हम लोग दोनों को लेंगे, ये दोनों को इज इक्वल टू डायरेक्ट में कर सकता हूँ। तो चलिए उस चीज़ को लिखा था मैं, एकदम बेसिक नहीं होता है, बच्चा जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना हर चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं पहले 2 cos 30, फिर करेंगे हम लोग इसको, हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं इधर वाला को, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव ले लेंगे। तो 20 cos 30 एंड माइनस आ जाएगा क्या 10 cos 60 एंड माइनस आ जाएगा 8 cos 45 इज इक्वल टू 0। उसको करेंगे उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 cos। वैसे देखो यहाँ पे ना जीरो करने का जरूरत ही नहीं है, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो मैं जीरो क्यों करूँ, डायरेक्ट इसको आप कैलकुलेट करो। क्या करो, इसको आप कैलकुलेट करो। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। कितना वैल्यू मिल जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल जो आपको वैल्यू मिलने वाला है ये मिलेगा आपको 12 किलो न्यूटन अप्रॉक्स। कितना मिलेगा, 12 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ न्यूटन में दिया फिर किलो न्यूटन, देखो सबको जो है न्यूटन में दिया गया, तो किलो न्यूटन नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यूटन लेके चलेंगे, ओनली क्या लेंगे, न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन नहीं है। तो ये मेरा न्यूटन आ गया। तो हॉरिजॉन्टल अब बात करेंगे सम ऑफ वर्टिकल, तो सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0 करेंगे। वर्टिकल में किस लेंगे, ये दोनों लेंगे, ये दोनों लेंगे, फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके चलेंगे, है ना। तो कोई भी पॉजिटिव आप ले लो, जैसे मान लो बड़ा वाला फोर्स को मैं पॉजिटिव यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो नीचे वाला लेते हैं, जैसे यहाँ आ जाएगा मेरा क्या 10 cos, एक सेकंड, बड़ा वाला को हमको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए था, है ना। तो एक मैं काम करता हूँ, इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा देखो इसमें इजी होता है ना, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव वाला इशू नहीं होता, आप कुछ भी लेके कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं चूंकि लेके चला था वही, तो वही लेके चला हूँ, बड़ा वाला को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो देखो ये यहाँ पे बड़ा है ना, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 cos 60 प्लस 8 cos 45, बिकॉज उसी तरीके से मैं आंसर निकाला था ना। तो अगर मैं उस तरीके से करूँगा तो हो सकता है 12 न्यूटन नेगेटिव में आए, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख के लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो, तो डायरेक्ट मैं वो मैं लिया हूँ। नहीं तो आप बोलिएगा सर आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मुझे अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आप फटाफट समझाना आप लोग को है। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव ये लेके मैं सोल्यूशन करा था। लेकिन हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि क्या सर अगर मैं सर जी इसको पॉजिटिव, जैसे पहले मैंने क्या करा था, इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव, तो नहीं आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वैल्यू अलग होगा लेकिन रिजल्टेंट सेम ही आएगा। तो ये हम लोग लिए सेम इसी तरह हम लोग वर्टिकल वाला में देंगे, ये इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो क्या यहाँ पे दिया गया 10 दिया है cos 60, ठीक है, सॉरी साइन वाला है ना, ये तो सब साइन आ जाएगा ना, 10 sin 60 एंड प्लस आ जाएगा यहाँ पे 20 sin 30 माइनस आ जाएगा मेरा 2 sin 30 माइनस 8 sin 45। और यहाँ से आपको वर्टिकल निकालोगे तो सम ऑफ वर्टिकल कितना आ जाएगा, लगभग आपको 8.39 न्यूटन मिलेगा। जैसे आपको सम ऑफ वर्टिकल मिल गया, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मिल गया, तो आप ये जो पूरा का पूरा वैल्यू मुझे मिला ना, सम ऑफ वर्टिकल और सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो क्या मैं इसको ये नहीं मान सकता हूँ कि एक को मैंने पी फोर्स मान लिया और एक को मैंने क्यू फोर्स मान लिया? समझ रहे हो मेरी बात? एक को मैंने क्या फोर्स मान लिया, एक को पी फोर्स मान लिया, एक को क्यू फोर्स मान लिया। बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर ये सब का सब जो मेरा सम ऑफ हॉरिजॉन्टल आया, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको मैं अगर सिर्फ दो में दिखाऊं तो ये बोल सकता हूं कि कुछ इस तरह से मुझे मिला। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मुझे कितना मिलेगा 12 न्यूटन, और सम ऑफ वर्टिकल कितना मिला मुझे 8.39 न्यूटन, ये मुझे मिला। तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ ये P इक्वल टू मान लेता हूँ एक, और ये मान लेता हूँ ये Q इक्वल टू मुझे मिला, तो दो फोर्स मेरा हो गया, और इसके बीच के एंगल कितना निकल गया। तो आप बोलेंगे सर ये जो मेरा थीटा का वैल्यू है ना 90 आया है, तो क्या मैं अब रिजल्टेंट वाला वैल्यू पुट कर सकता हूँ उस कंडीशन वाला, जब दोनों के बीच में 90 रहता, तब क्या होता है रिजल्टेंट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये होता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत जगह में जब रिजल्टेंट फाइंड आउट होता है तो कहा जाता है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर और प्लस सम ऑफ वर्टिकल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये बेसिकली आया कहाँ से, आपको समझ में आएगा। अब आप इसको वैल्यू को पुट करोगे, तो जब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करोगे तो वी विल गेट, मतलब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, आप समझ गए ना किस तरीके से हम डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया मेरा था 12, तो 12 का आ जाएगा होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8.39 का आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर आएगा। एंड आपको फाइनल जो आंसर मिलने वाला, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर यहाँ पे मैंने शायद छोड़ दिया, करा नहीं था, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरा कैलसी मेरा था लेकिन थोड़ा सा मिल नहीं रहा, दूर में है, उसको मुझे लाना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आप इसको कैलकुलेट करोगे और मुझे कमेंट करके आंसर बताना कितना आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा सही है गलत, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से मुझे सॉल्यूशन करना, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 आपका नॉन पैरेलल फोर्सेस दिया गया था, आपको एग्जाम में एक देगा, कोई बीम में लग रहा है या फिर कोई भी सपोर्ट में लग रहा है, ठीक है, व्हीकल में लग रहा है या सिस्टम में लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 देगा। मैं यहाँ पे 4 इसलिए बताया ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट थ्योरम और लॉ जो आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के टॉपिक में। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसका काफ़ी यूज होता है, ये है ना बहुत ही बेसिक चीज़ है, नहीं तो बच्चा वाला चीज़ है, लेकिन इसका यूज जब होता है ना तब समझ नहीं आता है। क्योंकि ये पता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब ये पढ़ाया गया था हम लोग को, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा था ये कौन सा लॉ है भाई, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, एकदम बेकार लॉ है। लेकिन नहीं, जब इस चीज़ का यूज होता है ना तो लड़का समझ नहीं आता है। जब लोड को या फिर आपका जो फोर्स लग रहा है उसको शिफ्ट कर देता है उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं और। आप बोलेंगे सर क्या बड़बड़ा रहे हैं, पहले समझाइए तो सही। कोई बात नहीं, समझाइए। देखो इसमें क्या बोलता, मैं आपको 1 लाइन में समझा रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको पहले समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बार पढ़ाया हूँ तो सभी चीज़ को बहुत ही क्लियरली हो जाता है, रटा जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, एग्जाम्पल हजारों। तो मैं आपको स्टेटमेंट नहीं समझाऊंगा, पहले समझो, पहले फील करो कि क्या बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये मेरा 1-2 कार लिए हैं, मस्त, देखो आप लोगों के लिए कितना मस्त मैं कार बनाया, ठीक है। ये एक पहला कार है इस तरह करके, है ना। ये क्या है, मेरा एक कार है। ओ भाई साहब छोड़ो हटाओ,
मैं इसको जो है बड़ा अच्छा ड्रॉ हो गया। मैं कभी कभी कुछ आईपैड का बड़ा अच्छा खासियत है कि आप क्लिक करो वो कलर हो जाता है। और सेम ये कार है, ये कार कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही कार है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। देखो फिर से मैं यहाँ येलो से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो कभी कभी ये हाईलाइट लेता नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेम कार है। अब ये बोलता क्या है लॉ कि अगर आप फोर्स को, ये ले क्यों नहीं रहा कलर, एक सेकंड ना, जस्ट अ मिनट। शायद इसका मूड नहीं है लेने का कलर का। कभी कभी ये वर्क करता काफ़ी अच्छा और कभी कभी नहीं करता है। चलिए टायर्स है जिसको ग्रीन से मैंने करा, हम सोचे इसको अगर मैं येलो से कर देता तो कितना बढ़िया लगता देखने में। सोच तो यही था। तो चलिए और एक मैं ट्राई कर लेता हूँ ताकि आपको ये लगे कि दोनों का दोनों कार मेरा सेम है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये थ्योरम क्या कहता है। चलो बन गया, दोनों कार मेरा सेम है। ये कार नंबर जो पहला है और कार दूसरा है, ये कॉपी है। समझ लो आप दोनों ब्रदर हैं, तो आपके लिए खिलौना ला दिए पापा, तो आप झगड़ा करने लगे, रोने लगे कि नहीं मुझे यही कार चाहिए, भैया वाला ही चाहिए। तो पापा नेक्स्ट दिन दुकान गए, वही कार खरीद के लाएं। दोनों कार सेम है। अब ये फोर्स मेरा ये कहता है, ये प्रिंसिपल मेरा ये कहता है कि अगर उस कार में किसी भी एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूँ, कोई भी फोर्स लगाता हूं, लेट सपोज यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, उसी लाइन ऑफ एक्शन में अगर कहीं भी उस फोर्स को मैं शिफ्ट करूं तो मेरा वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसका? फोर्स का। फोर्स का वैल्यू नहीं चेंज होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उस फोर्स को, तब भी मेरा 10 किलो न्यूटन ही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फिर भी उसका वैल्यू कितना होगा? 10 किलो न्यूटन ही होगा। अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फिर भी वैल्यू कितना होगा? 10 किलो न्यूटन ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसी लाइन ऑफ एक्शन में हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन से, लाइन ऑफ एक्शन मतलब उसी लाइन पे कहीं भी फोर्स को हम लोग दिखा सकते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उतना ही फोर्स लगता है। कहने का मतलब अगर यहाँ 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो अगर मैं इसके कार के आगे लगाऊं तो ऐसा नहीं कि कम लगेगा, ऐसा नहीं कि कम लगेगा। कहने का मतलब समझो, आप कार को पीछे से कोई धक्का दे रहा है, 10 किलो न्यूटन का धक्का दे रहा है, अगर वही इंसान उतना ही ताकत कार के आगे बोनट में अगर रस्सा लगा दे, बोलेंगे सर आगे आके कैसे धक्का लगेगा? तो रस्सी लगा के उतना ही किलो न्यूटन से अगर खींचे तो वहां पे फोर्स तो सेम ही लग रहा है। बस एक्शन आप क्या किए, उस लाइन ऑफ एक्शन को पहले पीछे धक्का लगा रहा था, अब आगे से खींच रहा है। वायर से इसलिए खींच रहा है क्योंकि थोड़ा सा खींचे, क्योंकि वो फोर्स लग रहा है टेंसाइल। समझ आया? यही सिंपल कहता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब ये क्या मतलब है सर इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम करने का मतलब, मान लो इस पेंसिल मेरे तरफ देखिए, इस पेंसिल को मैं रखना चाहता हूं, अपने हाथ में टिकाना चाहता हूं, तो देखो अभी इधर झुक रहा है ना। अभी क्यों झुक रहा है? क्योंकि इधर ज्यादा लोड है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, बैलेंस नहीं है, मतलब बैलेंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा करा तो सॉरी, ये तो कहीं टूट ना जाए, पता चले आप लोग को पढ़ाई ना पाऊं, ठीक है। तो देखो इसको मैं मान लो इक्विलिब्रियम रखना चाहूंगा, तो ये जब बैलेंस हो जाएगा ना, देखो अब ये समझ लो ये बैलेंस है, झुका है लेकिन अब फोर्स दोनों तरफ बैलेंस है, तब जाके ये रुका हुआ है, या फिर देखो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बैलेंस। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा है इधर उधर चल जाता है। इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है कि वो बैलेंस रहे, वो क्या रहे? बैलेंस रहे, यानी कि मोशन ना करे, एक जगह पे रहे। और दूसरा कहा जाता है रिजिड बॉडी। अब बोलेंगे सर रिजिड बॉडी क्यों? ये मेरा डिफॉर्म ना करे। पता चला फोर्स लगा डिफॉर्म कर गया, फिर तो हम लोग एनालिसिस ही नहीं पढ़ पाएंगे, स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो इक्विलिब्रियम, और अगर रिजिड बॉडी होगा कोई भी, तो फोर्स अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट पे लगाते हैं तो उसी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे उसको हम लोग शिफ्ट अगर कर दें तो फोर्स का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है। ये मेरा कहता है ये स्टेटमेंट। समझ आए मेरी बात? अब देखो जैसे कि नीचे में और एक एग्जांपल समझाए हैं कि ये मान लो एक कोई मेरा बॉडी है, ग्रीन कलर का कोई पत्थर है, इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया F न्यूटन का, कुछ भी लगाया, तो सेम अगर मैं बाहर में भी लगाऊं ना तो वो वैल्यू मेरा सेम होगा। अब देखो इसका यूज कैसे होता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा यूज, डोंट वरी। इसका यूज हम लोग लेमिस थ्योरम का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना कल के क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, तब आपको पता चलेगा। और मैं हमको याद रहेगा, मैं आपको याद करा दूंगा कि कैसे इसका यूज होता है, कैसे इसका अप्लीकेशन यूज होता है। क्योंकि जब तक आप अप्लीकेशन नहीं समझोगे किसी का, तब तक आप बेटर तरीके से उसको फील नहीं कर पाओगे। खैर अब बात करते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा, पढ़ लो। जो मैंने कहा वही लिखा गया। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, रिजिड बॉडी मतलब डिफॉर्म ना करेगा, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है औखा, विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करेगा मेरा। कब? विल नॉट क्या बोला? विल नॉट बी चेंज इफ अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इज रिप्लेस बाय,
अगर फोर्स लग रहा है किसी एक बॉडी में, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं फोर्स को ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अलोंग द सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड मतलब वही 10 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड समझ आ गया आपका, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 10 तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी लेगा 10 ही लेगा। तो उसका अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन करने का मतलब क्या है, यहाँ जो बोल रहा है वर्ड, क्या ये चीज़ आप लोग को समझ आ रहा है ना, यहाँ जो बोला सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है सेम लाइन ऑफ एक्शन। डायरेक्शन आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो ये भी हो सकता है, डायरेक्शन ये भी डायरेक्शन, नहीं, सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, इधर भी नहीं कहीं नहीं, उसी लाइन पे ही होना चाहिए, उसी लाइन ऑफ एक्सिस में होना चाहिए। तो उस लाइन ऑफ एक्सिस पे कहीं भी हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे अगर ले जाएंगे तो उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन बट एट ए डिफरेंट पॉइंट, कहीं भी डिफरेंट पॉइंट पे हम ले सकते हैं। जैसे कि देखो ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन रहा, इसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी हम फोर्स को दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ तो भी सेम लगेगा, यहाँ पे भी लिख दूँ फिर भी सेम लगेगा, यहाँ लगाऊँ फिर भी सेम लगेगा, यहाँ लगा फिर भी सेम लगेगा। वही अगर हम जो भी लगा रहे हैं, मान लो 12 न्यूटन लगा रहे हैं तो यहाँ भी 12 होगा, ठीक है, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 न्यूटन होगा, यहाँ भी 12 होगा, चेंज नहीं होगा, उतना ही लगेगा, बस इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी होना चाहिए। समझ आया? तो ये कहा था फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब फोर्स को डिस्प्लेस करने के लिए कहीं आप कहीं का दिखाना चाहते हैं तो वो ये मेरा बड़ा काम आता है, बहुत यूजफुल ये आपका लॉ है, बहुत ही बच्चा लॉ है लेकिन बहुत काम आता है इसका। चलिए तो ये हो गया पहला थ्योरम। हम लोग आज थ्योरम लगाएंगे, कल मैं सारा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं सेकंड थ्योरम की ओर। सेकंड थ्योरम मेरा है वेरगोनेंस थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा इससे प्रीवियस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बता रहे हैं, इससे भी आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल देगा कि ये कौन कहता है, या फिर अधिकतर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिर वन लाइनर क्वेश्चन बनाने में काफ़ी इसका यूज होता है, वो मैं बताऊँगा। और स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है, ठीक है, और प्रिंसिपल का ट्रांसमिसिबिलिटी के क्या कंडीशन होना चाहिए, रिजिड बॉडी होना चाहिए या डिफॉर्मल बॉडी होनी चाहिए या इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम बॉडी होना चाहिए और रिजिड बॉडी होना चाहिए, बस ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वेरगोनेंस थ्योरम। यहाँ से क्वेश्चन फिर से आपको पूछा जाएगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट छाप देगा और बोलेगा ये कौन सा थ्योरम कहता है, कौन थ्योरम कहता है, दे देगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस या वेरगोनेंस थ्योरम, तो आपको मारना वेरगोनेंस थ्योरम जो स्टेटमेंट पूरा देगा। दूसरा वेरगोनेंस थ्योरम किसके लिए यूज होता है, क्या रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए नॉन पैरेलल फोर्सेस का, या फिर पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, या मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए फोर्सेस का। तो याद रखना ये मोमेंट रिलेटेड थ्योरम है, यानी कि आपका ये जो वेरगोनेंस थ्योरम यूज होता है वो क्या होता है, मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि वेरगोनेंस थ्योरम इज यूज टू फाइंड मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस का मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरगोनेंस थ्योरम का। अब चलिए देखते हैं क्या बेसिकली होता है। अब देखो इस चीज को मैं समझा रहा हूं फिर से, मान लो एक पॉइंट से दो मेरा फोर्स निकलता है, और एक चीज वेरगोनेंस थ्योरम जो हम लोग, जो मैंने कहा मोमेंट रिलेटेड थ्योरम है, क्या पैरेलल फोर्स के या नॉन पैरेलल फोर्स का, सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी नॉन पैरेलल फोर्स। देखो अभी हम लोग जो भी पढ़े, अभी हम लोग पढ़े प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इससे पहले हम लोग आपको याद होगा क्या पढ़े थे, रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम। इसके बाद अभी जो हम लोग मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग को मोमेंट से रिलेटेड, यानी कि आपका दिस वन वेरगोनेंस थ्योरम, ये भी। इसके अलावा अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका लेमिस थ्योरम, या फिर मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे और एक ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, और इसके बाद बताऊंगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, सभी का सभी वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कहाँ हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ, ये आपका रहा पॉलीगॉन लॉ, एक सेकंड, ये नहीं है तो फोर्सेस से रिलेटेड है, पॉलीगॉन लॉ कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सभी का सभी जो है ना सब आपका नॉन पैरेलल फोर्स है। अब देखो ना, देखो आप देख के ही पता कर लोगे, देखो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो क्या ये पैरेलल फोर्स है, बिल्कुल नहीं पैरेलल फोर्स है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके कट रहा है। तो ये सभी का सभी क्या है, मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस के रिलेटेड है, क्योंकि पैरेलल फोर्स तो ईजी है ना, एक रहा पैरेलल, दो रहा पैरेलल, पी एंड क्यू, तो सिंपल रिजल्टेंट पी प्लस क्यू कर दिए, मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया। तो रिजल्टेंट तो निकालना एकदम ईजी है पैरेलल फोर्स का। कहानी जो मेन जो नहीं होता है, जो खेल स्टार्ट होता है, गेम होता है, वो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस में ही होता है। तो ध्यान रखना सभी का सभी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे फॉर नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो एक पॉइंट से मेरा निकल रहा है ये, और अभी तक और एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जो भी थ्योरम हम लोग पढ़े रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का या फिर मोमेंट फाइंड आउट करने का, सही मेरा कनकरेंट था, मतलब एक पॉइंट से फोर्स निकल रहा है। हम लोग फोर्स सिस्टम में टोटल में आपको बताऊंगा पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, नॉन पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कनकरेंट फोर्सेस, कोलिनियर फोर्सेस, नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल, बहुत सारा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी ये समझो कनकरेंट मतलब जब एक पॉइंट से फोर्स निकलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरेंट। जैसे कहने का मतलब समझो, देखो अगर मैं 2-3 बता देता
देता हूँ। पैरेलल फोर्सेस, ये हो गया पैरेलल, जो जिसका डिस्टेंस सेम रहता है। ये हो गया क्या, नॉन पैरेलल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कहीं जाके कटेगा। और जैसे ये नॉन पैरेलल होता है वैसे उसको हम लोग बोल सकते हैं कनकरेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट से जाके निकल रहा है, एक पॉइंट से निकलेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, कनकरेंट। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से मेरा निकल रहा है। देखो देखो, दोनों एक पॉइंट से निकल रहा है तो इसको कनकरेंट, कनकरेंट एक पॉइंट से निकल रहा है। कोलिनियर करने का मतलब क्या क्या, जब एक लाइन ऑफ एक्शन में ढेर सारा फोर्स लगता है। देखो यहाँ पे एक फोर्स लगा, एक ही लाइन पे ढेर सारा फोर्स लगा। जैसे अगर आप बोलोगे जो अभी जस्ट मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से ये कैसा फोर्स है, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ढेर सारा फोर्स लग रहा था, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे। ठीक है, तो ये इन सभी बातों का ना आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इस फोर्स को, वेरगोनियस थ्योरम को मैं समझा रहा आप लोग को। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। पहला हम लोग समझे कि ये सर हम लोग यूज क्यों करते हैं, मोमेंट रिलेटेड थ्योरम है। नॉन पैरेलल, कनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए वेरगोनियस थ्योरम का यूज करते हैं, मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए। कैसे, थोड़ा बताइए सर। तो देखो, ये मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है क्यू फोर्स एक निकल रहा है और एक पी फोर्स निकल रहा है। अब मुझे आपको बोला जाएगा कि ये कोई इस तरह करके बीम से ये लटका हुआ दोनों फोर्स है ना, कुछ भी इस तरह करके है, तो आपको बोलेगा ए के अबाउट आप मोमेंट फाइंड आउट करो। तो अगर मैं Q का मोमेंट फाइंड आउट करता हूं A के अबाउट, जैसे देखो रेड से समझो, Q का मोमेंट A के अबाउट और P का मोमेंट A के अबाउट, समझे? P का मोमेंट A के अबाउट और Q का मोमेंट A के अबाउट, दोनों का जो मोमेंट रहेगा दिस मोमेंट प्लस दिस मोमेंट, जो दोनों को अगर जोड़ देंगे वो इज इक्वल टू होगा इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा ना, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, ऑब्वियसली बात है अगर दोनों फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट आएगा तो उसका मोमेंट इस ए के अबाउट का इक्वल होगा। मतलब समझा? समझो, मैं फिर से आपको ये सभी को हटा के बता रहा हूं। देखो, Q का मोमेंट ए के अबाउट प्लस P का मोमेंट ए के अबाउट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का अमाउंट ए के अबाउट के इक्वल होता है। देखो, उसी को अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो भी आप समझ जाओगे कि स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो स्टेटमेंट को थोड़ा यहाँ देखना, द मोमेंट ऑफ पी अबाउट ए, मोमेंट ऑफ पी अबाउट ए, ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई, क्या मैंने कहा, मोमेंट ऑफ पी अबाउट ए प्लस कहा गया यहाँ पे मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ए, मतलब मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ए इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, मोमेंट ऑफ आर, रिजल्टेंट आर अबाउट ए। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो पी एंड क्यू का रिजल्टेंट होगा आर, ये ए के अबाउट का मोमेंट होगा। समझे? अरे सिंपल सा लॉजिक है जी, आप लोग समझिए। जिस तरह फोर्स फाइंड आउट करते हैं ना कि रिजल्टेंट इक्वल टू पी प्लस क्यू फोर्स, जितना फोर्स लगा समेसन, तो यहाँ पे जो भी मोमेंट लग रहा है ना, क्यू का मोमेंट और पी का मोमेंट दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट का मोमेंट के बराबर होगा। तो बस यही कुछ है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? एकदम बेसिक चीज़ है। ये भी किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए। चलो हाईलाइट था तो बढ़िया था ना, ये इज इक्वल टू ग्रीन कलर से मैं दे देता हूँ, ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ये जो यूज होता है फॉर, हम लोग करते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए। और मैंने कहा है, बता ही दिया पहले, मोमेंट रिलेटेड थ्योरम है, और बाकी आप देख ही सकते हो कि एक फोर्स से निकल रहा तो कनकरेंट है। चलिए स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, the moment of resultant of any two forces, moment of result any two forces in a plane about any point in that point। अच्छा, एक थोड़ा मैं एक चीज़ बताता हूँ। स्टेटमेंट कहा गया the moment of resultant of any two forces in a plane। अब एक प्लेन करने का मतलब क्या, एक होता को प्लेन, एक होता नॉन को प्लेन। जब एक प्लेन पे काम होता है ना, उसको हम लोग को प्लेन कहते हैं। अब देखो इसका मैं स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। जैसे कि ये तीन आपको एक्सिस पता है ना, तीन एक्सिस हम लोग लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब अगर मैं इसको प्लेन दिखाऊं तो प्लेन मतलब होता है, समझो दीवार, इजी तरीके से, जैसे घर का दीवार। तो मान लो एक ये आपका घर का दीवार हो गया जो आपका सामने है, ठीक है। एक समझो आपका साइड वाला दीवार है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली बात है घर का दीवार है, एक सामने वाला, एक बगल वाला, और एक ये समझो नीचे वाला है जहाँ पे आप बैठे हुए। तो तीन दीवार मतलब तीन प्लेन। अब देखो ये फोर्स जो है एक ही प्लेन पे काम करेगा, मतलब कोई भी एक प्लेन मान लेते हैं, हम लोग इस प्लेन का बात करते हैं, इस प्लेन नंबर 1 का बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे मैं फोर्स नहीं दिखा सकता? बिल्कुल, यहाँ पे इस तरह करके एक पी फोर्स गया, एक क्यू फोर्स गया और एक मेरा पी फोर्स गया। तो एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं ना, हो सकता है यहाँ पे भी ड्रॉ कर दे, क्यू फोर्स और पी फोर्स। तो एक ही प्लेन पे ये हो सकता है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है एक प्लेन पे हो रहा है। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को चीज़ को समझाऊंगा। चलिए एक सेकंड, ये मेरा कॉपी हो गया, वेट अ मिनट।
इसको पहले मुझे हटाने दीजिए, डिलीट हो गया, चलिए ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इन अ प्लेन अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, जैसे हम लोग ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे थे, ठीक है, दैट पॉइंट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट। देखो अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, तो इंडिविजुअल फोर्सेस का जो मोमेंट होगा वो सम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। वही मैंने कहा ना, पी का मोमेंट ए के अबाउट और क्यू का मोमेंट ए के अबाउट इज इक्वल टू उन दोनों का रिजल्टेंट का मोमेंट ए के अबाउट के इक्वल होगा। चलिए, तो ये हो गया सेकेंड आपका थ्योरम। अब बात करते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, दैट इज योर लेमिस थ्योरम। ये तो सब कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कभी पढ़ा होगा तो जरूर अपने लाइफ में पढ़ा होगा लेमिस थ्योरम। यहाँ से आपको क्या नहीं पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ से हर चीज़ पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल रहे, वन लाइनर रहे, थ्योरम रहे, सब पूछा जाता है। समझते हैं कि ये क्या बोलता है। पहली बात, अंदाजा लगा कि आप लोग ये बताइए कि सर जी ये मेरा पैरेलल के लिए लगेगा नॉन पैरेलल, तो आप देख सकते हो सर ये तो नॉन पैरेलल लग रहा है, डिस्टेंस मेरा भाग रहा है, एक पॉइंट पे आके कट कर रहा है, तो सर जी ये तो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए है। ठीक है, ये आप समझ गए कि नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, लेमिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने बताया यहाँ पे आपका पी एंड क्यू याद रखना, ये थ्योरम से रिलेटेड है, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ ये थ्योरम, लेमिस थ्योरम, इससे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट नहीं, रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, कंकरेंट क्योंकि एक पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये सभी कंडीशन है, ये पूछा जाता है आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेन पे है, मान लेते हैं इस तरह करके, मैंने जैसे कहा था ये मेरा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, जेड हो गया, ठीक है, और प्लेन अगर मैं दिखाऊँ एक सेकंड, जैसे ये एक प्लेन, तो ये प्लेन फर्स्ट, ठीक है, ये दूसरा प्लेन, प्लेन 2, और ये तीसरा प्लेन, ये पहले प्लेन नंबर 3, तो कहीं भी एक जगह पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर। देखो मैं आपको ड्रॉ करके, जैसे प्लेन नंबर 1 में ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 और 3, देखो ये मेरा पी रहा, ये क्यू रहा, आर रहा, तो देखो लेमिस थ्योरम बन सकता है, एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये मेरा को प्लेन है, को मीन्स होता है एक प्लेन, को प्लेन माने एक प्लेन, तो एक प्लेन में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, इतना चीज़ है, तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए देखो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे कर दिया हूँ आप लोग को। एक सेकंड, बार बार हाईलाइट हट जा रहा है, मैं बैक जा रहा हूँ ना, तो ज़्यादा बैक चल जाता हूँ तो हाईलाइट भी हट जाता है, तो इसीलिए मैं पहले आपको बता दिया था अप्लाई फॉर 3 फोर्सेस। अच्छा, और एक चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होगा जब 3 फोर्स रहेगा, अगर 4 फोर्स रहा, 5 फोर्स रहा, तो उसको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 फोर्स के लिए, उससे कम के लिए भी लागू नहीं करेगा, उससे ज़्यादा के लिए भी लागू नहीं करेगा। 3 फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा कनकरेंट मतलब कनकरेंट और कोप्लेनर मतलब एक पॉइंट से निकलना चाहिए, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे होना चाहिए, चाहे कोई भी प्लेन रहे, और नॉन पैरेलल फोर्सेस, ये तो आपको पता ही है नॉन पैरेलल फोर्सेस है, तो ये सभी कंडीशन होना चाहिए टू अप्लाई लेमिस थ्योरम, अगर किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हो तो। और यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखो मैंने कंकरेंट लिख दिया हूँ, तो जब यहाँ पे कंकरेंट हो ही गया तो अब इसका कोई स्टेटमेंट बनता नहीं, इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, आई मीन इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब बोलेंगे सर थोड़ा स्टेटमेंट बता दो दीजिए बोलता क्या है, तो अब समझो क्या होता है। इसमें भी हम लोग 2 फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 नज़र आ रहा है, पी एंड क्यू एंड आर, तो डियर ये बेसिकली 2 ही फोर्स है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी जस्ट मैंने कहा था ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में उसी लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को कहीं भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज उसका आ गया। ये समझो एक मेरा पी फोर्स है, एक मेरा क्यू फोर्स है। अब इसका रिजल्टेंट बताओ कहाँ जाएगा, इसका मान लो बीच में हम लोग थीटा लेते हैं, मान लो यहाँ पे आपका क्या गामा है, इसके बीच का एंगल, ठीक है, फोर्सेस के बीच का एंगल गामा है। इसका रिजल्टेंट आप बोलोगे सर रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा, ये मेरा रिजल्टेंट तो देगा आर देगा। आपको क्या पता प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में कि किसी एक सिस्टम में अगर मेरा फोर्स लग रहा तो उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी हम दिखा सकते हैं, उसका वैल्यू घटेगा नहीं, तो क्या मैं इसको एक्सटेंड करके पीछे नहीं दिखा सकता हूं, तो सेम वही मैंने यहां करा है, उस आर को पीछे दिखा दिया। तो बेसिकली ये जो आपका 3rd नंबर का आर है ना, ये आर नहीं है, ये आर नहीं है, बेसिकली ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, लेकिन एक सेकेंड, रिजल्टेंट है, लेकिन रिजल्टेंट भी एक तरह से फोर्स ही तो है। मेरा बात समझ आया, जैसे मान लो ये 10 निकला, ये 10 न्यूटन निकला, ये 10 न्यूटन निकला, और मान लेते हैं रिजल्टेंट करके ये 20 न्यूटन निकला, भले नहीं निकलेगा, कुछ अलग निकलेगा, जो भी निकलेगा 20 निकला, तो आखिर ये भी तो न्यूटन ही है ना, ये भी तो फोर्स ही है ना। हम लोग मान लेते हैं कि 3 फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए कहा गया अप्लाई ओनली फॉर 3 फोर्सेस।
तो 3 फोर्स एक मेरा P एंड Q एंड R, लेकिन बेसिकली एक मेरा रिजल्टेंट होता है जो दोनों से निकलता है, लेकिन वो भी मेरा समेशन ऑफ फोर्सेस होता है, इसीलिए इसको फोर्स मानते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्यों कि जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, वहाँ पे हम लोग 2 से ज़्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस का, समझ है। लेकिन यहाँ पे अभी जितना हम लोग पढ़ेंगे ना, वो सभी 2 फोर्सेस का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन पे। जैसे याद करो पहला थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, जिसमें हम लोग 2 फोर्सेस को पैरेललोग्राम बना के ड्रॉ करके उसका डायगोनल से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे, डायगोनल से। तो आपको याद है जब ये हम लोग बना लेते थे एक पैरेललोग्राम, इसका कितना फोर्स रहता था, तो आपको याद होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 फोर्स रहता था, एक P फोर्स और एक मेरा Q फोर्स, यही 2 फोर्स रहता था, उससे मुझे एक रिजल्टेंट मिलता था। तो रिजल्टेंट भी तो एक तरह से फोर्स ही हुआ ना, तो वहाँ भी तो 3 हुआ, लेकिन 2 फोर्सेस होता था, एक रिजल्टेंट। सेम लेमिस थ्योरम में भी मेरा 2 फोर्सेस है, एक तो मेरा रिजल्टेंट है, ठीक है। मैं जान झोंक दे रहा हूँ आप लोगों को कंटेंट देने के लिए, आप बिलीव ये चीज़ नहीं होगा, ताकि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट, इतना तो कोई नहीं करता होगा, ठीक है। कभी सिर दर्द हो जाता आप लोग के कंटेंट ये सभी चीज़ रेडी करते करते। बस मुझे ये मतलब है कि आप लोग को बस रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अगर वो चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, फिर जॉब तो कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं तो गारंटी कर सकता हूँ। बट ये चीज़ है कि आप लोग दिल लगा के रेगुलर पढ़ा करो। जैसे मैंने कहा कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। जितना लेक्चर, एक ही लेक्चर देखो काफ़ी है, बट देखो एटलीस्ट, क्योंकि एक लेक्चर देखोगे तो महीना में एक सब्जेक्ट कंप्लीट पक्का हो जाएगा, लेकिन हाँ उसमें आपको 1 साल लग सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा देखो जल्दी होगा। खैर ये आप लोग में मेरा काम है अच्छा से अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि जो सच में जिनको रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को अच्छा कंटेंट का, उसको मिले। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 मेरा फोर्सेस है, एक रिजल्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मुझे मान लो ये 2 फोर्सेस है, देखो आप समझो स्टेटमेंट में पूरा समझाता हूँ। ये मेरा P एंड Q फोर्स है और इसके बीच का रिजल्टेंट मुझे R निकला। अब इस R को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर इस रिजल्टेंट को मुझे फाइंड आउट करना है, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ डायरेक्ट फाइनल स्टेटमेंट, तो अगर मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट हम लोग को कैसे मिलेगा, ये मिलेगा उस रिजल्टेंट का डिवाइड अपन, यानी कि रेशियो अपन साइन ऑफ दोनों फोर्सेस का, 2 अलग फोर्सेस का बीच का एंगल। मतलब R अपन यहाँ लिखेंगे, मान लो इस तरह करके, R अपन साइन ऑफ 2 फोर्सेस का, इसके 2 अलग अपोजिट फोर्सेस का। जैसे R के 2 फोर्सेस क्या है, P एंड Q है, तो इसके बीच का एंगल, तो इसके बीच का एंगल ये है। मतलब क्या है आपका, एक सेकंड, ये है, तो इसके बीच का है आपका दैट इज योर गामा, मतलब इन दोनों के बीच का, मतलब P एंड Q के बीच का क्या है यहाँ पे एंगल, गामा है। इस तरह करके करते हैं। उसी तरह P क्या, जस्ट अपोजिट साइन ऑफ एंगल, उसी तरह Q का साइन ऑफ दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट का था। आप इसको मैं लिखाऊंगा, समझो, डोंट वरी, मैं किसी चीज़ को तो ऐसे छोड़ता नहीं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जब तक आप लोग को रटा नहीं जाएगा ना, तब तक मैं बताऊंगा। तो अभी ये मैं बताऊंगा स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, कनकरेंट है ना, एक्टिंग एट अ पॉइंट बोल रहा है, आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहा था, द रेशियो ऑफ एनी ऑफ द फोर्सेस, देखो यहाँ पे तीनों को फोर्स मान के चला, लेकिन एक मेरा रिजल्टेंट है, ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो रेशियो ऑफ एनी ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिमेनिंग 2 ऑफ द सेम, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल रहता है वो उसके इक्वल रहेगा, और ये सबके साथ लागू होगा। जैसे एक फोर्स मान लो R अपन साइन ऑफ एंगल 2 फोर्सेस के अपोजिट एंगल, उसी तरह P रेशियो अपन साइन ऑफ 2 फोर्सेस के बीच का एंगल। चलिए ये चीज़ हम लोग समझ गए सर। अब आप लोग पूछिएगा सर इसको लिखना सिखाइए, तो चलो बाबू अब आप लोग को मैं लिखना सिखाता हूँ, क्योंकि एक सेकंड, कहाँ चल गया मेरा स्टेटमेंट, ये रहा। इसको मैं आप लोग को लिखना अब सिखाता हूँ। एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, और एक सेकंड, जो फोर्सेस था उसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, तब जाकर क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा दूसरा ले लूँगा तो फिर यहाँ मैच नहीं करेगा, तो फिर आप लोग को लगेगा क्या मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सर इसको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, देखो इसको सीखना, काफ़ी एकदम बेसिक चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा आपको कैसे लिखेंगे। ट्रिक में यूज़ करूँगा, उस ट्रिक का भी यूज़ करना है। चलो मैं बात करता हूँ एक एक फोर्स का। जैसे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे किन फोर्स को लेना बताओ, चलो रिजल्टेंट को ही ले लेते हैं, आर को ले लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आर को ले लिया। ये आर को समझो ना, यहाँ पे देखो क्या किया आर को, ये मेरा एक पी था, एक मेरा क्यू फोर्स था, एंड एक मेरा रिजल्टेंट आर निकला। तो इस रिजल्टेंट आर को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सटेंड करके इधर ले आया। ये इधर था तो इधर मैंने कर दिया, तो इसको हटा के ये मैं दिखा रहा हूँ, तो अभी ये 3 बन गया। ठीक है, समझ आया। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ लेमिस थ्योरम कैसे लिखेंगे। आर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल तो होता है, कौन सा एंगल लेना है,
तो इसके बाद अब देखो कंफ्यूज कब होता है, इस तरीके से नहीं कंफ्यूज होगे, जब इस तरह रहेगा ना, ये दे देगा P, ये दे देगा आपको Q और ये दे देगा आपको R। अब इसके बीच में जो अल्फा रहता है, गामा रहता है और ये पूरा का पूरा एंगल दे लेगा, एक सेकेंड, मान लो अल्फा दे दिया, एक सेकेंड, हाँ, ये दे देगा अल्फा, ये देगा आपको बीटा और ये देगा आपको गामा। फिर आपको दिक्कत होगा निकालने में, क्योंकि ये इस तरह कन्फ्यूजन होता है। लेकिन समझो जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ आप याद हो जाएगा। कैसे सर? आर डिवाइडेड साइन ऑफ एंगल। अब समझो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा फोर्स है, आर अभी ले रहे हैं ना, तो आर के अपोजिट कौन सा, मतलब सामने सामने दोनों का फोर्स लेंगे। तो सर जी आर के पास में एक मेरा पी फोर्स है और आर के जिस दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से चेक करना, इसी तरह एरो करके। तो सर इधर आपका पी आ जाता है, इधर आपका क्यू आता है। तो पी जाने के लिए किस एंगल के थ्रू हम लोग पार हुए? तो सर जी बीटा से पार हुए, तो उसको नहीं लेना है जिससे पार होंगे, सामने वाला एंगल नहीं लेना। कहने का मतलब सामने वाला एंगल नहीं लेना। और इसके सामने वाला एंगल क्या आया? अल्फा आया। या फिर आप बोल सकते हो कि इसके सामने का फोर्स क्यू था, तो वहां जाने के लिए मुझे इस एंगल से पार होना पड़ा। किस एंगल से? अल्फा से। अब देखो कौन सा बचा, वही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? आपका गामा बचा। तो सिंपल यहाँ पे गामा आ जाएगा। समझ आया? इस तरीके से लिखते हैं आपका। इसी तरीके पूरा लिखेंगे। अगर मैं मान लेते हैं, चलो इस सबको सभी को मैं हटाता हूँ, आर हो गया, एक सेकेंड ना, आर अगर हो गया तो मैं आप लोग को दूसरा बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, क्या मैंने कहा? साइन अप, या एक सेकंड जी, ये हो गया साइन अप गामा। चलो बात करते हैं अब दूसरा कोई फोर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं क्यू मैंने ले लिया। बताइए तो क्यू का क्या होगा? खुद आप पॉज करो और लिखने का ट्राई करो इसका क्या होगा। तो सर आपने कहा था क्यू ऊपर लिखना है, नीचे में साइन लिखना है, और उसके बाद आमने सामने का देखते हैं कौन सा फोर्स आता है। तो सर एक फोर्स पी आ रहा है, एक फोर्स इसका आ रहा है। तो इसके बीच का दोनों का एंगल नहीं लेंगे, सामने का एंगल, मतलब ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। बीटा बचा तो बीटा ले लेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। बचा मेरा क्या? क्यू हो गया। तो पी आर क्यू एन पी अपन देखते हैं। तो अब देखो इसका बात करेंगे। तो इसे देख के कॉमन सेंस में आप कर लोगे, सर जी अल्फा हो गया, ठीक है, मतलब गामा हो गया, बीटा हो गया, तो अल्फा बचा, यहाँ अल्फा हो जाएगा। लेकिन अभी समझ रहे हैं हम लोग ना, तो करके देखते हैं। तो पी ऑफ साइन ऑफ एंगल कौन सा लेंगे अभी? सर पी। तो इसके सामने का एंगल, मतलब सामने का फोर्स आर आ रहा है, तो ये एंगल नहीं लेंगे। इसके सामने का ये आया तो इससे थ्रू पार किया, तो इसको भी नहीं लेंगे। बचा क्या मेरा? अल्फा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा आंसर। साइन ऑफ अल्फा हो गया। तो इस तरह से स्टेटमेंट मेरा बना। देखो क्या ये मेरा मिला जो मैं आप लोग को लेमिस थ्योरम में बताया हूँ। देखो तो यहाँ आ रहा आर अपन साइन गामा, देखो आर अपन साइन गामा, फिर आ रहा क्यू अपन साइन बीटा, क्यू अपन साइन बीटा, हाँ, और पी अपन साइन अल्फा, तो पी अपन साइन अल्फा, बिल्कुल सही। तो आपको इस तरीके से निकालना। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड कब होता है समझा रहा हूँ आपको, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब मैं जो बताऊंगा ये आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, इजी भी पूछेगा, लेकिन अगर टफ पूछेगा तो ये पूछेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने ले लिया एक पी फोर्स, ये मैंने ले लिया एक क्यू फोर्स, और ये एक मैंने ले लिया पी क्यू आर ले लिया, ठीक है। अब मैं एंगल ले लेता हूँ, जैसे कि इसके बीच का एंगल है अल्फा, इसके एंगल है बीटा, और यहाँ से यहाँ तक का है गामा। अब इसका देखो, इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ अगर उस तरीके से करोगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगे। जैसे पी फोर्स अपन पी अपन साइन ऑफ, तो दोनों आमने सामने का देखो, तो सर इसके सामने का आ रहा क्या मेरा? क्यू, और इसके जस्ट सामने का इधर से घूम के देखो तो आर आया। तो क्यू को पार होने के लिए किस एंगल से पार हुए सर? अल्फा से। तो इसको नहीं लेंगे और गामा को भी नहीं लेंगे, तो बीटा आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ पे आप लिखोगे बीटा, यहाँ पे लिखोगे क्या? बीटा। सेम आ जाता पी क्यू का, देख लो तो क्यू का जस्ट अपोजिट मेरा पी आ रहा है, और सर इधर अपोजिट मेरा आर आ रहा है। किस एंगल से पार हुई? इन दोनों से पार होना पड़ा, सामने सामने, तो इन दोनों को नहीं लेंगे। मेरे बचा क्या? गामा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? गामा आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ गामा, और बचा पी क्यू आर। तो आर के देख लो, आर के अपोजिट एक मेरा क्यू आ रहा है, यानी इस एंगल से पार हुए बीटा से, और इधर का मेरा सामने मेरा पी है, भले दूर है लेकिन घूम के जो सामने आएगा वही। तो मेरा यहाँ पे क्या है? पी है, एडजेसेंट जो मेरा फोर्स है, और एडजेसेंट एंगल का बात करेंगे तो आपका गामा है। तो बचा क्या मेरा? अल्फा बचा, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा। तो क्या लेंगे हम लोग? अल्फा, साइन ऑफ अल्फा। इस तरीके से आप समझ गए किस तरह से लेमिस थ्योरम लिखते हैं। चलिए स्टेटमेंट समझ आ गया, किस तरह से लिखते हैं ये भी समझ आ गया। अब डायरेक्ट आप देखो कैसे चुटकी में बनाते हो सारे क्वेश्चन को। तो ये हो गया मेरा लेमिस थ्योरम। इस पेज को मैं हटाता हूँ, समझाने के लिए मैंने ऐड करा था। चलो अच्छा, लेमिस थ्योरम का ओरिजिनल स्टोरी आपको जानना है कि आखिर ये मेरा गामा आया क्यों, ये अल्फा आया क्यों। देखो इसको मैं दो थ्योरम के थ्रू से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझो एक बारी, फिर दूसरा बारी समझोगे। देखो कैसे है ओरिजिनल स्टोरी, जो आप तक कोई नहीं बताया होगा। ओरिजिनल स्टोरी क्या है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। देखो ओरिजिनल स्टोरी, ये मैंने कहा एक मेरा पी फोर्स है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क इसको करके।
एक मेरा P फोर्स है, एक मेरा Q फोर्स था, और एक मेरा रिजल्टेंट निकला था, और थर्ड फोर्स मान सकते हैं R। 3 फोर्स मेरा था। यहाँ पे एंगल भी है, बीटा है, ये आप देख सकते हो, बीटा अल्फा गामा यहाँ पे एंगल ले लिया गया। अच्छा ठीक है सर जी। एक चीज़ मुझे बताइए, मैं ओरिजिनल स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो वो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जिसमें सबर है वो देखो, नहीं तो आप लोग पार कर लो, कोई इशू नहीं है मेरा, ठीक है। चलिए देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये P फोर्स है, उसको एक्सटेंड अगर करूँ पीछे, तो मैं पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ ना, ऐसे करके। तो वही एक्सटेंड किया गया है जो आपका डॉट डॉट से दिखाया गया है। अगर मैं R को एक्सटेंड करूँ तो R को पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ, और Q को एक्सटेंड करूँ तो पीछे इस तरह करके एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट करके दिया गया वो एक्सटेंड किया गया है। क्यों किया गया अब समझो, इसलिए एक्सटेंड किया गया कि थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ आपका लेमिस थ्योरम से, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के थ्रू से आप समझोगे ना। मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे कहीं मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, रीसाइज, इसको थोड़ा सा रीसाइज हम लोग कर देते हैं। हाँ ठीक है, हो गया यहाँ पे रीसाइज। चलिए, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर मैं कोई भी दो एंगल के बीच के डिस्कस करता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे R है और Q है, तो देखो यहाँ पे R है और Q है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो आप बोलोगे सर ये आपका अल्फा है। अल्फा है, ठीक है सर जी, अल्फा है। तो एक चीज़ बताओ, ये पूरा का पूरा तो अल्फा होगा ना, ये पूरा का पूरा चीज़ क्या होगा, मेरा अल्फा होगा, पूरा का पूरा मेरा अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा दिया गया, ठीक है। सेम इसी तरह P, एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं बोलूँगा P एंड Q के बीच में क्या है, सर गामा है, तो P एंड Q के बीच में क्या है, गामा है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि R और P के बीच में क्या है, बीटा है, तो R और P के बीच में बीटा है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि R अपन साइन ऑफ एंगल क्या लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो रिजल्टेंट यहाँ से होके जा रहा है, ये यहाँ से होके जा रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि 180 माइनस गामा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गामा, क्योंकि ये मुझे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो ये 180 में इसको घटाना पड़ता है। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँगा P का, ठीक है, सेम इसी तरह बात करूँगा P का, तो देखो ये P फोर्स है ना, तो P का 180 कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं, इससे समझ आ जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा 180 है, लेकिन मुझे कितना दिया गया है, ओनली मुझे दिया गया सिर्फ इतना ही। क्या समझ आ रहा है मेरी बात, समझो मेरी बात। मैं ये सिंपल कहा आप लोग से कि जो P फोर्स है, बीटा फोर्स है, बीटा फोर्स, और बीटा बीटा किसके किसके बीच में, R एंड P के फोर्स में, ये आपका एंगल दिया गया था बीटा। एक सेकंड ना, ऐसे करके मैं दिखाता हूँ कि ये रहा और ये रहा, और ऐसे करके देखो P एंड R के बीच में बीटा दिया गया है। लेकिन 180 कब होता है, तो आप बोलोगे सर 180 पूरा का पूरा यहाँ तक आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है, तो मुझे 180 में इस एंगल को हटाना पड़ेगा। अब इधर वाला एंगल क्या आ रहा है, ये बेसिकली एंगल क्या है, अल्फा वाला है ना। तो यहाँ पे देखो, जब P का मैं निकालूंगा, P अपन 180 माइनस अल्फा किया गया है, क्योंकि 180 पूरा तो हो नहीं रहा। मेरा बात समझ आ रहा ना। यहाँ देखो, ये जो आपका बीटा, क्या ये पूरा 180 है, नहीं, क्योंकि 180 कब होगा, जब ये यहाँ तक आ जाएगा तब। लेकिन यहाँ तक तो है नहीं, सिर्फ आपका यहाँ से लेकर यहीं तक है, जो मैं ग्रीन से देखो उतने ही है। तो इस 180 में, क्योंकि पूरा का पूरा 180 वाला घर कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। एक सेकंड, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है, हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 180 का घर इतना बड़ा है, लेकिन 180 में से आप, मैं रेड करके दिखा रहा हूं, जो यहाँ पे हमको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, रेड को। इस पूरा ग्रीन येलो में से अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो इस रेड को हटाना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा हमको 180 में घटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का 180 है। तो 180 में क्या घटाएंगे, ये किसका घर वाला है, अल्फा का घर में आ रहा है। किसका घर में आ रहा है, अल्फा के घर में। तो 180 में अल्फा घटा रहे हैं। सेम इसी तरह P के साथ होता, Q के साथ होता। जैसे मान लो Q के साथ समझो, अब हम लोग Q के साथ समझो, Q के साथ समझो, कैसे समझोगे देखो, है ना। बात करेंगे Q का, तो Q ओपन, तो Q देखो, ये मेरा Q फोर्स जा रहा है, Q मेरा जा रहा है, तो ये देखो एक्सटेंड करेंगे, ये जा रहा है। अभी फिलहाल चलो ये हटाओ, अभी हम लोग P एंड Q के बीच में क्या दिया, गामा दिया गया, तो मुझे ये एंगल का जरूरत है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ये पूरा 180 हो रहा, तो 180 में जब तक ये बीटा को नहीं हम लोग घटाएंगे थे, तो मुझे मिलेगा नहीं ना गामा वाला, ये गामा जो है ये नहीं मिलेगा। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे ये वाला चाहिए, ये इस Q का फोर्स निकाल रहे, तो उसका सामने वाला एंगल चाहिए। तो वो कब मिलेगा, जब ये पूरा का पूरा 180 में घटाना पड़ेगा। तो बीटा वाला है तो बीटा घटाएंगे, इसीलिए साइन में से 180 में बीटा घटाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा का पूरा लिखा जाता है। अब इसके बाद वाला मैं आपको स्टेटमेंट मतलब बता रहा हूँ, लाइन कैसे आया वो। चलिए इतना हो गया।
अगर आप इतना समझ गए होंगे, बाकी कोऑर्डिनेट में आपको पहले बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट होता है जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे 10th में, याद होगा आप लोग को, तो जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड एंगल का मैं बात करूँ तो ये मेरा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ 90 डिग्री आ गया है ना। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ आ जाता क्या आपका, आप बोलो 180 आ गया, एंड यहाँ पे 270 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 360 आएगा। ये हम इस तरह करके घुमा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट करने से एंगल भी धीरे धीरे रोटेट होगा, है ना। 0 गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर 270, फिर 360 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। देखिए पसीना इतना ज़्यादा भी जो गर्मी दे रहा है ना, और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए फ़ैन भी नहीं चला सकता हूँ, अगर फ़ैन चलाऊँगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, तो ये इतना गर्मी भी झेलना पड़ता है आप लोग से। और एसी इस रूम में है नहीं, कि कोई जो रूम है बहुत डिस्टेंस में इसलिए रखा गया ताकि रिकॉर्डिंग हो तो आप लोग को क्लियर साउंड रहे। जहाँ पे एसी वाला रूम, अगर वहाँ पे मैं जाके अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो आप लोग को दिक्कत इसलिए होगा कि बगल में फैमिली वगैरह रहता है, तो बच्चे हल्ला करते हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ आता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को प्योर और एक अच्छा कंटेंट मिला, अच्छा इन्वायरमेंट के साथ, इसीलिए इतना गर्मी में आप लोग के लिए झुलस रहा हूँ। बट कोई नहीं, जैसे मैंने कहा, अगर हेल्पफुल हो जाता आप लोग को तो कुछ भी नहीं है, सारा दुख दर्द सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट होता है। अब समझो एक घर आप लोग को याद होगा फॉर्मूला, अगर नहीं तो मेरे से थ्रू से याद रखना ना। ये होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, इस तरह से याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ऑल का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ आ जाएगा साइन आ जाएगा, है ना, कॉस आ जाएगा, साइन कॉस, टेन आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कोट आ जाएगा, सब का सब आ जाता है। एस का घर है ना तो यहाँ पे आ जाता है साइन का आ जाता है और कोसेक का आ जाता है। टेन का है ना तो ये टेन आ जाता है और कोट आ जाता है। ये कोट है ना तो ये आपका, एक सेकंड, टेन एंड कोट आ गया, ये सी फॉर कोस आएगा ना तो कोस आता है और सेक आ जाता है, इस तरीके से आता है। अब थोड़ा समझो यहाँ पे, जैसे आप वैल्यू देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, बहुत डीपली जाना पड़ता है तब जाके समझ में आता है, और जब एक बार समझिएगा फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। देखो क्या, अब देखो 180 माइनस गामा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 में अगर चेंज कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिलता है, एंड जो मैं ग्रीन से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे चेंज होता है, वैल्यू चेंज होता है। ये क्या होता है मेरा 90 में, एक सेकंड थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 90 में एंड 270 में चेंज होता है, चेंज देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे 180 है तो 180 में चेंज नहीं होगा। वही साइन कोस में चेंज होता है, मैं आपको बता दूँ, चाहे तो लिख लेना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ और एक बार बता दे रहा हूँ। साइन होता है कोस में चेंज, तो ऑब्वियसली बात है कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अगर बात करेंगे टेन का, तो टेन होता है कोस में चेंज, सॉरी टेन होता है कोट में और कोस होता है टेन। चलो मैं बता ही देता हूँ, साइन चेंज हो जाता है कोस में, टेन चेंज हो जाता है कोट में, और सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कब, ये 90 और 270 में होता है। अब यहाँ का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो साइन, यहाँ देखो ध्यान से, मैं कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो डार्क करके दिखाता हूँ। साइन 180 माइनस गामा, यहाँ 180 है, क्या 180 में चेंज होगा, नहीं। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, ये थीटा का जो गामा है, तो कुछ भी होगा तो साइन गामा हो गया, चेंज नहीं हुआ। अब बात करेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट पे। अब देखो किस घर में है भाई, 180 माइनस गामा वाले घर में, मतलब 180 से थोड़ा कम है, गामा का वैल्यू कुछ ना कुछ एंगल है, तो देखो कहाँ घर आएगा, तो बोलेंगे सर 180 तो ये वाला है मेरा, मैं ग्रीन आपको ब्लैक से दिखाता हूँ, 180 ये घर है, लेकिन बोला 180 से थोड़ा कम, तो कम मतलब इधर, यानी कि इस घर का बात कर रहा। किस घर का यहाँ पे बात कर रहा, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कौन सा, येलो से दिखा रहा हूँ या ग्रीन से, इस घर का यहाँ पे बात कर रहा है। ग्रीन से भी नहीं दिखा सकता हूँ, चलो इससे देख लो, इस वाले घर का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इस घर में किसका किसका आ रहा है, साइन का आ रहा है, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, 180 से थोड़ा घट के। तो यहाँ साइन और कोसेक का, तो देखो ये भी साइन का घर है, इसीलिए साइन गामा का साइन गामा ही रहा। यहाँ अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि साइन 180 प्लस गामा हो जाता तो यहाँ माइनस आ जाता, इसलिए क्योंकि 180 प्लस थीटा आता, तो 180 प्लस थीटा कहने का मतलब अब कौन सा घर में आ जाएगा पता है आपको, इस घर में आ जाएगा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में। 180 प्लस 180 से ज़्यादा, मतलब 180 और 270 के बीच वाला घर आता थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट किसका, टेन एंड कोट का, लेकिन ये साइन है तो यहाँ फिर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव माइनस साइन आपका गामा, समझ आया, इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम इसी तरह साइन 1 माइनस अल्फा, तो ये साइन अल्फा, और 180 माइनस बीटा तो साइन बीटा, और सब मेरा 180 माइनस बीटा के घर में, सब साइन के घर में, तो सब पॉजिटिव हुआ। तो इस तरीके से लेमिस थ्योरम का उद्भव होता है, इस तरह से बनता है। तो ये आपका रहा ओरिजिनल स्टोरी। अगर आप लोग को सही लगा तो काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए होगा ये चीज़। चलिए ये सभी मैं रख देता हूँ, चलिए ये सभी को भी मैं रख ही देता हूँ, आप लोग को काम आ जाएगा, है ना।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज कहाँ पे होगा थोड़ा सा अच्छे से। तो यहाँ पे 90 में और 270 में चेंज होता है, चेंज देखने को मिलता है, ठीक है ओके। और चेंज क्या हो जाता है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, साइन हो जाता है कॉस में, सेम इसी तरह वाइस वर्सा, कॉस हो जाएगा साइन में चेंज। बात करूँगा टेन का तो हो जाता है कॉट में चेंज, और कॉट का बात करेंगे तो हो जाता है टेन में चेंज, एंड सेक का बात करेंगे तो ये कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक का बात करेंगे तो ये सेक में चेंज होता है। ये सब कब होता है, 90 और 270 के कोऑर्डिनेट में। इतना बार मैं आप लोग को ये सब बता दूंगा कि आप लोग रट जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना जब तक मैथ नहीं तब तक आप अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाओगे, और जब तक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा नहीं तब तक आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकते हो, ठीक है। चलो तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब हम लोग का लास्ट आ जाता है थ्योरम, दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसको भी हम लोग कर लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं नोट्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना। आज देखो एक फोर्स हम लोग 2 थ्योरम पढ़े, ये तीसरा थ्योरम था, और ये हम लोग चौथा थ्योरम, आज हम लोग लास्ट थ्योरम। इसके बाद कल हम लोग लगाएंगे ढेर सारा क्वेश्चन में लगाऊंगा, ठीक है, AJE का क्वेश्चन जो पूछा गया। बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। देखो स्टेटमेंट पकड़ना, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्सेस का यूज करके हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं कि देखो यहाँ से, यहाँ भी वही चीज़ 2 फोर्सेस का ही होता है। कितना होता है, 2 फोर्स के लिए। देखो जैसे ये मेरा P फोर्स है और एक मेरा यहाँ पे Q फोर्स है, और इसका एक बेसिकली रिजल्टेंट है, जिस तरह लिमिट्स में देखे थे। तो रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यहाँ फिर से यूज़ किए हैं और एक्सटेंड कर दिए, उसी के एक्सिस में पीछे कर दिए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट है, लेकिन इसको भी 3 फोर्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2 फोर्स का नॉन पैरेलल फोर्सेस का अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट, तो क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 3 फोर्स है ना, तो इन तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल का साइड बना देंगे। तीनों फोर्सेस को मान लो इस तरह ट्रायंगल बना देंगे, तो ये मेरा P हो गया, Q हो गया और R हो गया। और ये बेसिकली PQR साइड्स नहीं, ये फोर्सेस है। तो ट्रायंगल का तीनों साइड्स जो फोर्सेस होता है उस तरीके से ऐसा कन्वर्ट कर देंगे हम लोग ट्रायंगल पे, जिसका जो मेरा रिजल्टेंट रहेगा, जो उसको क्लोज करेगा, वो मेरा देगा। अब बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा बताइए। स्टेटमेंट पहले बताने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। फिर से यहाँ पे याद रखना कि मेरा यहाँ पे क्या आएगा, को प्लेनर, मतलब एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम रहेगा, सारा का सारा फोर्सेस इक्विलिब्रियम रहेगा। आपका नॉन पैरेलल रहेगा, सभी का नॉन पैरेलल, और कनकरेंट मतलब एक पॉइंट पे है। 4 चीज मैंने कहा, कनकरेंट एक पॉइंट पे है, नॉन पैरेलल क्योंकि कट रहा है, को प्लेन मतलब एक ही प्लेन पे है, और इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा मैं फिर से एक पेज लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इससे हम लोग कैसे ट्रायंगल बनाते हैं। वो समझ जाओगे तो फिर ये इसका भी काम खत्म। बाकी इसको भी सेम उसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह हम लोग लेमिस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक पेज ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ या फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मुझे अब इस बार बड़ा करना पड़ेगा। चलिए देखिए ड्रॉ कैसे करना ना, इससे आपको ट्रायंगल बनाना। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने का सिंपल एक तरीका है, जिस डायरेक्शन पे जा रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में आप ट्रायंगल का साइड लो, मतलब पैरेलल लेना है। जैसे देखो पैरेलल आपको पता ना Q है, तो इसी के पैरेलल में लेंगे, इस डायरेक्शन पे हम लोग को लेना है Q। अगर P जा रहा है इस डायरेक्शन पे, तो देखो P इस डायरेक्शन पे हम लोग लेंगे P, चाहे यहाँ ले या यहाँ ले या फिर यहाँ ले यहाँ ले, लेकिन उसी डायरेक्शन पे लेंगे ना, पैरेलल लेंगे, ठीक है, समझ आया। अगर देखो R इस इधर, तो इस तरफ में R लेंगे, या फिर यहाँ लो या फिर यहाँ लो, या फिर मान लो यहाँ शिफ्ट करके कहीं यहाँ ले जाएंगे R, लेकिन यहाँ लेंगे यार, लेकिन पैरेलली, समझ आ रहा ना। देखो यहाँ इतना दूर गया, लेकिन ये भी पैरेलली है। देखो इसके पैरेलल है और इसके मेरा पैरेलल है, तो देखो पैरेलल ही है, ठीक है। मान लो P ले रहे हैं, तो P हम लोग कहीं यहाँ भी ले सकते हैं, P में यहाँ भी इस तरह करके ले सकते हैं। ये मेरा P हो गया। आप बोलोगे सर P पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। आप थोड़ा ध्यान दो, P मेरा ऐसे जा रहा है और ये भी मेरा ऐसे जा रहा है, तो 2 मैंने पैरेलल, कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन बस उसके पैरेलल होना चाहिए। अब देखो ड्रॉ कैसे करते हैं। फाइनली इतना समझ गए कि क्या करना है। तो देखो मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे Q को, तो Q कुछ इस तरह से जा रहा है, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये हो गया मेरा फोर्स Q। तो बेसिकली अब साइड बन गया, पहले फोर्स था लेकिन अब ये ट्रायंगल का साइड बन गया। अब देखो P, तो मैं P को यहाँ से लेता हूँ, देखो इस डायरेक्शन पे है ना मेरा P, तो देखो ऐसे मैंने कर दिया, तो ये हो गया मेरा P, ये साइड बन गया एक ट्रायंगल का। अब बात करते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपको पता है, जो उसको ट्रायंगल को क्लोज करेगा। याद करो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मैंने बताया था, रिजल्टेंट उसको क्लोज करता है। तो अब जो इसको क्लोज करेगा ना, वो रिजल्टेंट देगा। ये क्या देगा, रिजल्टेंट। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया R। क्या हो गया मेरा रिजल्टेंट, मेरा R हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं।
इस तरीके से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। समझ आई मेरी बात कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और ट्रायंगल का जो साइड्स रहता है वो फोर्सेस को डिनोट करता है, राइट। और बाकी एंगल का देख लो। अच्छा, एंगल कैसे लेंगे सर जी? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया। जो भी हम लोग यहाँ पे एंगल लेंगे ना, उस चीज़ को देखो कैसे। जैसे अब यहाँ पे देखो आर एंड क्यू के बीच में क्या है आपका? अल्फा है। तो देखो यहाँ आर एंड क्यू को यहाँ ढूंढो, तो यहाँ आर है और क्यू है, इसके बीच में क्या आएगा? अल्फा आएगा। तो देखो ये आर को मैं इस तरह करके एक्सटेंड करूँगा, तो ये आर और क्यू के बीच में यहाँ पे आपका अल्फा दिया गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात की नहीं? थोड़ा सा मैं इसको डॉट डॉट करके दिखाता हूँ। ये इस आर को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इधर, इस तरह करके एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, ये हो गया आर मेरा। आर को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, वही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी काफ़ी यूज़ करेंगे। तो ये आर मैं इधर भी ले सकता हूँ। अब देखो आर एंड क्यू के बीच में क्या है? अल्फा है, तो ये हो गया मेरा अल्फा, अल्फा हो गया। बात करते हैं हम लोग आपका बीटा का। तो बीटा किसके किसके बीच में है? आर एंड पी के बीच में है, इसी के बीच में है ना। तो देखो आर और पी देखते हैं, ठीक है, आर एंड पी। तो आर किधर जा रहा है सर जी? आर एंड पी, ये वाला चीज़ है। तो कहीं मेरा पी इस तरह जाएगा, तो इसको फिर से मुझे डॉट डॉट से यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हम लोग बस ये दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आपका क्या चल गया? ये मेरा पी हो गया ना, दिस इज योर पी। तो पी एंड आर के बीच में आ गया क्या मेरा? और अगर मैं बात करूँगा क्यू एंड पी के बीच में, तो क्यू बीच में आपका गामा है, तो क्यू एंड पी, तो क्यू जाएगा कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा, क्यू यहाँ एक्सटेंड कर दी, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू एंड पी के बीच में क्या है मेरा? गामा है, तो क्यू एंड पी के बीच में गामा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या? एक सेकंड, इसको तो लिखना भूल गए। तो ये क्या था भाई? आर और क्यू के बीच में अल्फा था, ये आपका क्यू एंड पी के बीच में गामा हो गया, एंड आपका पी एंड आर के बीच में, पी एंड आर के बीच में क्या हो गया? बीटा हो गया। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा, देखो हो गया ना। ये मैं क्यों ड्रॉ करा बताइए आप लोग? सर जी जो आपने ओरिजिनल स्टोरी बताया था ना, उसको मैं थोड़ा और डीप से समझा रहा हूँ। इस बार आपका पूरा का पूरा क्लियर ही कर देंगे कि ये बेसिकली अब 180 ही क्यों लिए। ये तो मैंने नहीं बताया था 180 क्यों हुआ, मैंने बताया था बस 180 होता है, लेकिन अब देखो और फील आ जाएगा आप लोग को इस तरीके से। बस जितना मैंने बताया था ना वही था थ्योरम। थ्योरम बन गया, ट्रायंगल बन के रेडी हो गया, थ्योरम बन गया। अब समझो कि कैसे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ये आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम तो बना नहीं सकते हैं, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे समझो। और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, क्योंकि ये कुछ एंगल है, लेकिन देखो ध्यान से ये मेरा 90 नहीं है, 90 ये बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लगा सकते हैं, और हम लोग ना ही लगा सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, जिसमें हम लोग उसको पैरेललोग्राम बनाते थे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे समझो, लेमिस थ्योरम वाला यूज करेंगे, वही साइन ऑफ एंगल, लेकिन कैसे? अब देखो, अगर मैं सभी का इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल जानना चाहूँगा, आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर जी पहले हम लोग इस एंगल का बात करते हैं, यहाँ वाला रेड से मैं दिखा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये जो आर जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक तो 180 होगा, 180 होगा। तो 180 में अंदर वाला निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ये अंदर वाला 180 माइनस अल्फा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये एंगल मुझे अगर चाहिए तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। समझ आई मेरी बात? इसीलिए 180 माइनस अल्फा लेते हैं। अब बात कर लो ये वाला, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ तो ये तो पूरा 180 होगा। तो अगर मैं अंदर वाला निकालूँ एंगल तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला तो हो जाएगा 180 माइनस आपका क्या हो जाएगा? आपका गामा। एंड अगर बात करेंगे ये पूरा का पूरा 180 हो जाएगा, तो अंदर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 180 माइनस बीटा। समझ आया? अब देखो फोर्स के बीच का एंगल लेते हैं ना, लेमिस थ्योरम में फोर्स लेते हैं और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लेते हैं, अपोजिट दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। अब देखो मैं इसको लिखता हूं, तो कैसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू? तो अब मान लो P पहले ले लेते हैं, P यहाँ पे है ना, P को ही पहले ले लेते हैं, ठीक है, P ओपन। तो P डिवाइड बाई साइन ऑफ कौन सा एंगल लेंगे? तो यहाँ लेंगे 180 माइनस अल्फा, क्योंकि देखो इसके दोनों फोर्सेस। अब ये चीज़ समझ आप लोग को नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पे कोई कलर एक ले लेता हूँ, जो यहाँ पे हाँ ग्रीन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पी फोर्स का बात करा था ना, पी फोर्स का। तो इन दोनों के अपोजिट कौन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर जी इसके अपोजिट अगर मैं एंगल देखना चाहूँगा ना, तो ये है, जो बेसिकली क्या है? 180 माइनस अल्फा है। समझ आया मेरी बात? तो इस तरीके से लेते हैं। सेम उसी तरह पी हो गया। तो मैं अब बात करता हूँ क्यू का, इज इक्वल टू क्यू ओपन। तो क्यू ओपन क्या आ जाएगा? देखो क्यू कौन सा है मेरा? ये क्यू है। तो क्यू के अपोजिट क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल, मैंने बीटा वाला। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन ऑफ 180 माइनस बीटा।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। आर आर कहाँ पे है भाई, आर है, तो आर के अपोजिट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये क्या है 180 माइनस गामा, तो यहाँ लेंगे साइन ऑफ, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से मुझे इसको लिखने दीजिए, हाँ इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, क्या इसको करेंगे, इधर थोड़ा ले आते हैं, हाँ तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन 180 माइनस क्या था मेरा यहाँ पे भाई, गामा था ना, हाँ अल्फा बीटा गामा हो गया। और फिर से वही वाला ट्रिगोनोमेट्री रूल का यूज़ करो, पी अपन सर जी 180 है, चेंज तो होगा नहीं, तो 180 माइनस थीटा, मतलब जब भी चेंज नहीं होता तो यह ध्यान रखना, अगर इस तरह होगा 180 माइनस थीटा ले लो, तो चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा, चाहे वहाँ पे कुछ भी रहे थीटा के जगह में वही, और यहाँ के कुछ भी रहे, ठीक है, तो वो नहीं आता है। तो यहाँ पे सेम क्या होगा, एक सेकंड ये सभी को हटाने दीजिए मुझे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ओ सॉरी आज पेन 2 बार गिरा, कहीं ख़राब ना हो जाए, चलिए बाज आ जाता साइन ऑफ अल्फा। आप बोलेंगे सर इतना क्यों टेंशन लेते हैं, डियर कि अगर ये ख़राब हो गया ना तो ये ऐसे मिलता नहीं है, ठीक है, इसका भी कॉस्ट शायद 8 से 9 हज़ार आता है, एक पेंसिल जो एप्पल का रहता है, अगर आप इसका पेन का देखते हो कीमत, फर्स्ट जनरेशन में मेरा है, पुराना है, तो अब इसको पहली बात तो मेन दिक्कत कॉस्ट नहीं है, आप लोग के लिए मैं ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन इसको ऐसे लोकल शॉप में मिलता नहीं है, इसको पहले अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना पड़ेगा, अब उसको आने में 4-5 दिन लगेगा, तो वो तो आपका लॉस हो जाएगा ना। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ ये सभी चीज़ का, आईपैड वगैरह का, क्योंकि ये आप लोग के पढ़ाई से कनेक्टेड है। तो क्यू का अपन बात करेंगे तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा 180, फिर चेंज नहीं होगा तो बीटा, और आर अपन क्या आ जाएगा साइन ऑफ गामा। देखो घुमा फिरा के क्या हम लोग का लेमिस थ्योरम वाला आया, बिल्कुल आया, बस यही चीज़ मेरा यहाँ कहता है। और बाकी यहाँ पे पॉजिटिव सब क्यों रहेगा, क्योंकि आपको याद है सेकंड कोऑर्डिनेट में आता था, जो कि साइन और कोस वाला होता था घर, देख लो फिर से सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट है साइन एंड कोस वाला, क्योंकि 180 माइनस है, मतलब 90 और 180 के बीच वाला घर में आ रहा है, तो वो साइन और कोस का घर है, तो साइन का घर है, अपना घर है, तो अपना घर में नेगेटिव क्यों होगा, इसलिए सब पॉजिटिव हुआ, सब पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, देखो यही चीज़ जो मैं जितना समझाया हूँ वो सभी को यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टोरी, इसका स्टोरी कितना था, तो ये बेसिकली मैंने बताया ओरिजिनल स्टोरी। आपको मतलब कितना है, मतलब सिर्फ आपको ये तो आपको लोग लेमिस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ये नहीं, ये सिर्फ ये वाला, बस एक सेकंड में हटा देता हूँ, सिर्फ आपको मतलब है ये वाला और ये वाला, बस यही दो। ट्रायंगल को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक चीज़ ये खाली देख लेना, और ट्रायंगल को ड्रॉ करके कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये तो लेमिस थ्योरम। लेकिन जो मैंने बाकी चीज़ बताया ना, ये एंगल उंगल का, ये इसलिए बताया ताकि आप लोग को समझ आए ओरिजिनल स्टोरी क्या है, ठीक है। तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सभी चीज़ है, डोंट वरी, ये तो देखो यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे है, तो आप समझ गए होंगे, स्टेटमेंट देख लेना। वही चीज़ कहा गया कि भाई 3 फोर्सेस को, 3 कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन पे, तो एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, तो सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ द ट्रायंगल, उसको साइड ऑफ द ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच आर ड्रॉन इन सच ए मैनर, ऐसा हमको ड्रॉ करना है अच्छे तरीके से, दैट साइड ऑफ द ट्रायंगल आर पैरेलल टू दी फोर्सेस, ताकि जो ट्रायंगल का साइड रहेगा वो फोर्स को कंसिडर करेगा, दैट्स इट। और उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे उसका रिजल्टेंट रहे या फिर दोनों फोर्स रहे, तो रिजल्टेंट को फोर्स मान लेंगे, तो तीनों फोर्स भी फाइंड आउट, कोई भी एक दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, फिर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा है, एंगल्स भी यहाँ पे है, तो सबके बीच के एंगल भी लिए थे, तो या तो एंगल फाइंड आउट करने बोलेगा या फिर फोर्स फाइंड आउट करने बोलेगा, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि आज हम लोग इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किए, तो हम लोग मिलते हैं। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, लाइक कम करते पहले तो आप लाइक करो, कमेंट करके बताओ अच्छा लगा कि नहीं, इतना मेहनत आप लोग के लिए साबित हो रहा है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। सिर्फ लाइक करो, लाइक करना तो इंपॉर्टेंट है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए जान झोंक दे, लेकिन कमेंट अगर करते हो ना तो उससे आइडिया पता चलता है कि हाँ सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी तो बोलो, उस तरीके से मैं और इंप्रूवमेंट लाऊंगा और बहुत सारा चीज़ आप लोग को बताऊंगा, राइट। एंड इसके अलावा एज यू नो दैट जैसे SSC JEE RRB JEE का हम लोग का कोर्स चल रहा है, तो चाहे तो इसका आप ले सकते हो, अगर टारगेटेड किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक RRB JEE जो आने वाला है, बहुत बड़ा वैकेंसी है, अभी से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो या तो
अब देखो कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये श्योर है कि आएगा। अब देख लो आज के टाइम पे कहीं भी इंटरव्यू अगर होता है, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है ना, मुझे पता है ना, हम लोग खुद देते हैं कि सर यहाँ यहाँ इतना सीनियर सेक्शन का खाली है, जेई का खाली है। एक आदमी 100 का काम कर रहा है, तो है निकलेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर निकलेगा तो नवंबर के आसपास निकलेगा इस साल का, या फिर 2023 के जनवरी फरवरी मई कभी भी निकल सकता है। तो अगर मैं जनवरी फरवरी मान लेता हूँ 2023 का, तो अभी से देखो तो कितना है, ज़्यादा ज़्यादा 8-9 महीना, तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आरआरबी जी का सिलेबस बहुत बड़ा है। और एसएससी का बात करेंगे तो कैलेंडर तो पहले आ चुका है कि नवंबर 28 नवंबर के आसपास में आने वाला है, यानी कि 2023 आने से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आप कोई भी कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दिया गया कितना कितना आपको पड़ेगा। 6 महीना भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं, और 1.5 साल का भी ले सकते हैं कोर्स। फी यहाँ दिया गया, अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया, इससे आप सारे डिटेल पता कर सकते हो व्हाट्सअप करके या फिर टेलीग्राम करके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।